तो आज हम समझेंगे डेप्रिसिएशन का मतलब। पहले हम थोड़ी थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। डेफिनेशन के एक्चुअली तीन कंपोनेंट है। डेफिनेशन के तीन कंपोनेंट है। नंबर 1 है हमारे पास क्या, फॉल इन द वैल्यू। पहला कंपोनेंट है जो डेप्रिसिएशन का, वो क्या है, फॉल इन द वैल्यू। अब भाई कैसा फॉल इन द वैल्यू? अगर हम डेप्रिसिएशन को समझना चाहते हैं, अपने मोबाइल का आप एग्जांपल लो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फॉल इन द वैल्यू, आपकी जेब में आपका मोबाइल फोन पड़ा हुआ है, आपने आज खरीदा। मान लो अगर आज आपने मोबाइल फोन खरीदा होता, आज से 3 महीने बाद आप बेचने जाते तो क्या आपको सेम प्राइस मिलता? नहीं, वैल्यू में गिरावट हो चुकी होती। तो इस गिरावट को, यही फॉल इन द वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये फॉल इन द वैल्यू, अब इस गिरावट की वजह से आपके फोन की वैल्यू में आपकी जेब से किसी तरीके का कोई पैसा बाहर नहीं जा रहा है। तो जब जेब से पैसा, कोई कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये नॉन मॉनेटरी इन नेचर है। ये फॉल इन द वैल्यू कैसा है? नॉन मॉनेटरी। बट जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर्पस के लिए, तो हम मोबाइल फोन का भी एग्जांपल परफेक्टली नहीं ले सकते। रीजन बीइंग, देखो वो जो फॉल होगा ना, वो एक एस्टिमेशन होगा, 100% मतलब प्योर तुक्का होगा कि भाई फोन की ब्रांड की वैल्यू ये है, फोन की कंडीशन ये है, मार्केट में डिमांड इस टाइम पे ये चल रही है, ऐसा है वैसा है, 10 तरीके की कंडीशंस को कंसिडर करके वो लोग आपको नहीं। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉपर रिसर्च होती है कि भाई इतनी एसेट की लाइफ हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें तो स्ट्रक्चर्ड है, पीछे इसके कोई मेथड है, कोई रेट है, कोई डेटा है। तो इसीलिए ऐसे ये फॉल इन द वैल्यू स्ट्रक्चर्ड भी है। तो पहली चीज हमें समझ में आई कि ये स्ट्रक्चर्ड है। दूसरी चीज ये नॉन मॉनेटरी, क्योंकि जेब से कोई पैसा बाहर नहीं जा रहा है। और तीसरी चीज जो हमारे हमें इस फॉल इन द वैल्यू के, ये एक्सपेंस है नेचर में। नहीं, अगर आप कैपिटल, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस, इन पांचों में से अगर आप किसी इसको डिवाइड करना चाहोगे कि ये किस आइटम का पार्ट है, तो ये एक्सपेंस है। वो भी कौन सा? इनडायरेक्ट इन नेचर। इनडायरेक्ट इन नेचर है। इनडायरेक्ट इन नेचर होने का मतलब क्या है कि ये पीएनएल में जाएगा अगर ये डायरेक्ट होता और ट्रेडिंग में जाता। तो टीएस ग्रेवाल में सिर्फ फॉल इन द वैल्यू दिया हुआ है पहला कंपोनेंट, बट ये फॉल इन द वैल्यू कैसा है ये हमें समझना होगा। ये स्ट्रक्चर्ड है, इसके पीछे कोई मेथड है, कोई रेट है। मेथड भी दो तरीके के होते हैं। एक रिकॉर्डिंग के लिए मेथड की, हम डेप्रिसिएशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किस तरीके से करेंगे। और एक होता है मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन की, हम डेप्रिसिएशन एसेट के ऊपर चार्ज किस मेथड से करेंगे। हमें बहुत सारे मेथड दिया हमारे कोर्स में, एक्चुअली दो ही हैं, बहुत सारे क्या, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो पहला कंपोनेंट तो हमें समझ में आ गया कि ये फॉल इन द वैल्यू है। दूसरे कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। दूसरा कंपोनेंट जो है हमारे पास, वो है ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अब टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगता है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, देखो जैसे अगर कोई फिक्स्ड एसेट, आपका फोन जो है, वो टैंजिबल फिक्स्ड एसेट हुआ। अगर एक बिजनेस के हम पर्सपेक्टिव से देखें तो वो हमें उसका फिजिकल सब्सटेंस भी है और वो मैन मेड भी है। तो जो मैन मेड नहीं होते हैं वो नेचुरल होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर क्या लगता है? नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर लगता है डिप्लीशन। नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर लगता है डिप्लीशन। ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है। उसके बाद अगर हम बात करें, इनटैंजिबल एसेट्स भी कुछ होती हैं। अगर ये इनटैंजिबल एसेट्स होती, तो इसके ऊपर लगता है एमोर्टाइजेशन। ये इनटैंजिबल एसेट क्या चीज है? इनटैंजिबल एसेट कोई भी ऐसी एसेट जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। अगर बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूं तो इसका एग्जांपल है सॉफ्टवेयर, कंपनी की वेबसाइट, गुडविल। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनटैंजिबल एसेट के। हाउएवर नेचुरल रिसोर्सेज में हमको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है।
वो एक्सेप्शन है लैंड। ये एक्सेप्शन है लैंड। एक्चुअली क्या है, लैंड के ऊपर कोई भी कुछ भी नहीं, जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा कि हमें डिप्रिशिएट करना है लैंड को, तो कमेंट ऐसा करके क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे कि लैंड के ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं लगता। पहली बात तो वो नेचुरल रिसोर्स है, नंबर वन। और नंबर टू कि उसकी इनडेफिनेट लाइफ है, एज एन इनफाइनाइट ईयर्स तक वो लैंड चलता रहता है, उसकी वैल्यू में किसी तरीके का कोई फॉल नहीं करता है। इसीलिए हम उसके ऊपर ना ही डिप्लीशन लगाते हैं ना ही डिप्रिसिएशन लगाते हैं। ट्रू और फॉल्स के लिए आ सकता है। और तीसरा जो आखिरी मतलब हमने अभी ऊपर जो लिखा उसे मैं इजीली लिख देता हूँ ताकि आप तीनों को कंपैरिजन कर सको। यहाँ लगता है डेप्रीसिएशन, यहाँ लगता है डेप्रीसिएशन। तो ये था हमारे पास दूसरा कंपोनेंट। एक्चुअली टीएस ग्रेवाल में हमको डेफिनेशन बहुत सीधी दी गई है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। ये नेचर मैंने आपको क्यों समझाया, जब हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो ये डेफिनेशन से रिलेट करते हुए चलेंगे, तो बाद में जाके आपको समझ में आएगा कि डेफिनेशन ऐसी वैसी नहीं है, इस डेफिनेशन में ही पूरा चैप्टर हमें बता दिया गया था। तीसरे कंपोनेंट की तरफ आते हैं। तीसरा कंपोनेंट क्या है हमारे पास? तीसरा कंपोनेंट है ड्यू टू। कुछ रीजंस है इसके पीछे। अब ड्यू टू, कुछ रीजंस हैं हमारे पास जिसकी वजह से ये फॉल होता है एक्चुअली। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो मैंने इनको डिवाइड कर दिया है नॉर्मल और एबनॉर्मल में। किस सेंस में सर? नॉर्मल का मतलब है जो होंगे ही होंगे, जिन्हें रोकना पॉसिबल ही नहीं। और एबनॉर्मल का मतलब क्या? तो हम मोबाइल फोन का एग्जांपल लेते हुए चलेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ नॉर्मल की, तो पहला आता है एफ्लक्स ऑफ टाइम। एक्चुअली क्या है ना कि अगर हम बहुत ध्यान से आप देखोगे इस चीज़ को, तो अगर आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा, वो बिल्कुल आपने वैसा का वैसा जैसा खरीदा वैसा ही रख दिया, उसे इस्तेमाल नहीं किया, डब्बे में ही बिल्कुल पैक करके उसे साइड में रख दिया, आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। आप 3 महीने बाद बेचने गए, 15,000 का आपने लिया, तो जिसको आप बेच रहे थे उसने कहा 10,000 रुपये का। आपने कहा ये फॉल कैसे किया? भाई मैंने तो उसको इस्तेमाल बिल्कुल किया ही नहीं, तो ये फॉल कैसे कर गया? तो वो आपको समझाएगा कि भैया टाइम भी तो बह रहा है ना, टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है, काफ़ी सारी चीज़ों में चेंज आ जाता है, तो प्राइस तो फॉल करता रहेगा जैसे जैसे टाइम बीतेगा। तो टेक्नोलॉजी में ना भी चेंज आया हो, तो एक बार जब आप चीज़ खरीद लेते हो तो टाइम के बहने की वजह से उसकी वैल्यू फॉल करती रहती है। तो इसीलिए एफ्लक्स ऑफ टाइम नंबर वन रीज़न है जिसकी वजह से ये फॉल होता है, और ये इसे रोका नहीं जा सकता, ये नॉर्मल है। एक हुआ एफ्लक्स ऑफ टाइम, और एक होता है हमारे पास वेयर एंड टेयर यानी यूजेज। इसे वेयर एंड टेयर भी कहते हैं। अब एसेट को इस्तेमाल करोगे अगर, तो उसकी वैल्यू तो फॉल करेगी। अब वैल्यू फॉल करेगी तो इस फॉल इन द वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। अगर ये टैंजिबल फिक्स्ड एसेट है तो ये हुए कुछ नॉर्मल और एबनॉर्मल रीजन। एबनॉर्मल मैं बताता हूँ। एबनॉर्मल है नंबर वन, एक्सीडेंट। अब जरूरी है क्या एक्सीडेंट का होना? और हो भी जाए तो उसकी वजह से काफी बुरी कंडीशन हो जाना जरूरी है क्या? तो फोन आपका गिरा, जरूरी नहीं है स्क्रीन टूट जाए, और ये भी जरूरी है ना टूटे। तो दोनों ही केस कुछ भी हो सकता है। एक्सीडेंट की वजह से ये नॉर्मल रीजन है, हो सकता है हो सकता है ना हो सकता है बहुत टाइम बाद, हो सकता है स्टार्टिंग में ही हो जाए। तो एक्सीडेंट की वजह से भी फॉल होता है, वैल्यू में भी कंडीशन खराब होती है। और एक होता है ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलीट हो जाना। ऑब्सोलीट हो जाने का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी का पुराना हो जाना। अब आप देखते होगे जब भी कोई नया आईफोन आता है मार्केट में, तो पुराने वाले की वैल्यू गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी सब कुछ जब नया आया तो पुराने वाले की तो ऑब्सोलीट। तो जरूरी नहीं है वो आईफोन एकदम नया आ जाए, तो केसेस अलग अलग है, नॉर्मल इन नेचर है। तो इसी तरीके से हमारे पास 3 कंपोनेंट हैं। हमें कितना याद रखना है? थर्ड वाला कंपोनेंट पूरा रखना है, फॉल इन द वैल्यू। आपको उसका नेचर नहीं लिखना है। नेचर एक्चुअली मैंने इसलिए बताया कि मैंने आपको बताया ना, डेफिनेशन में ही पूरा चैप्टर कवर है। जब मैं आगे आपको करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इसी में ही पूरा चैप्टर कवर हुआ हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। तो हम एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन मारते हैं। फॉल इन द वैल्यू of tangible fixed asset due to some normal and abnormal reason is known as depreciation.